तो आप समझते हैं बिजनेस कम्युनिटी या हमारे जो मैन्युफैक्चरर हैं या कारखाने हैं ये पूरे कर पाएंगे? गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि टैक्स कम बढ़ाए जाएं और जो है ना बजट अचीव कर लिया जाए। जैसे कि आपने सैलरीज का क्वेश्चन पूछा, तो मैं ये समझता हूँ देयर इज जीरो रिलीफ इन सैलरी। तो रिलीफ तो फिर उनको दिया गया जो शराबी हैं। आपकी नजर में हर बंदा चोर है, हर बिजनेसमैन टैक्स चोरी कर रहा है। अरे भाई, उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग कॉस्ट तो बताएं। कभी भी नहीं हो सकता है गवर्नमेंट अपने जेब से या लॉस में जाके अपना बजट जो है प्रपोज करें। अभी एक पेट्रोल हमने 300 पे लेके आए हैं, आपको पता है 300 में 139 रुपीज सरचार्ज है। पीरा की आप बात करें, पीरा को आप तजावजा हटाने से, पैसे इकट्ठा करने से अलावा कोई काम ही नहीं है। तो ये मेरी ओपिनियन, इसमें तो 25,000 वाली स्कीम बुरी तरीके से फेल होने वाली। हम टैक्स चोरी का तो खुद इफेक्ट देते हैं। टेली कम्युनिकेशन का आजकल बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। लोग कह रहे हैं 5 करोड़ का जुर्माना भी देना पड़ेगा, प्रॉपर्टी भी देनी पड़ेगी। ये क्या आवाम में परेशानी की एक वबा फैला दी गई। सोशल मीडिया की इनकम पे जो टिकटॉक है, सोशल मीडिया अकाउंट्स है, यूट्यूब्स है, इनके ऊपर तो 2021-22 में ही टैक्स लग जाना चाहिए था। अच्छा, आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दूसरी तरफ आप पीआईए को 15 साल की टैक्स एग्जम्पशन दे रहे हैं, फिर वो क्या है? देखिए, वो हमारी मजबूरी है। फाइलर होने के लिए 1000 रुपीज था, अब वो फाइलर होने के लिए आपको 25,000 रुपए इंडिविजुअल्स को देनी पड़ेगी। रेवेन्यू देता है हमेशा छोटा दुकानदार। जो टैक्स था वो गरीब बंदों पर था, या सीवीटी था वो गरीब बंदों पर था, सुपर टैक्स गरीब बंदों पर था, या मिडिल क्लास के बंदों पर था। गवर्नमेंट ने बताया ही नहीं कि हम अपनी सरचार्ज बढ़ा रहे हैं। कोई गोश्त किसी ने खाना होता था तो उसको बार में लपेट के लाते थे, किसी की दिल आजारी ना हो। उन लोगों के साथ ज्यादती नहीं है, जुल्म नहीं है। एफबीआर के एम्प्लॉयज को तो पता ही नहीं है कि इनसे टैक्स कैसे लेना है। स्पेशली उनको तो यही पता है कि बैंक अटैच कर दें। एक्चुअली हमारा कंपेटिटर्स जो है वो इंडिया है, हमारा कंपेटिटर्स बांग्लादेश है, हमारा अब तो नया कंपेटिटर हमारा ईरान आ गया है। आप कहाँ जा रहे हैं? कौन सी दुनिया में जा रहे हैं? हम डिक्टेटर की दुनिया में जा रहे हैं। एक तरफ आप रिलीफ दे रहे हैं, दूसरी तरफ कान पकड़ रहे हैं। तो ये किधर जाएगी? हम प्रॉपर्टी टैक्स भी दें, हम प्रोफेशनल टैक्स भी दें, हम गाड़ियों के ऊपर टैक्स भी दें, हम इनकम के ऊपर भी टैक्स दें, हम सेल टैक्स भी दें, हम अपनी सेल्स टैक्स भी दें, हम पेट्रोल के ऊपर भी टैक्स दें। अभी गवर्नमेंट कह रही है मेरे पास 17,000 का बजट कंप्लीट नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स रिफॉर्म के साथ मैं हूं ज़लीउबी। नाज़रीन, वफाकी बजट 2026 और 27 जो पेश किया गया था उसमें कुछ तो दफात मंजूर हो चुकी हैं, कुछ कवानीन मंजूर हो चुके हैं, कुछ मंजूर होने वाले हैं। और इस बजट में किन लोगों को रिलीफ दिया गया और कहाँ कहाँ रेवेन्यू मुहैयर लिए गए, टैक्स में कितने जुर्माने बढ़ाए गए, कितने कम किए गए, बिजनेसमैन को क्या रिलीफ मिला और आवाम को क्या रिलीफ मिला, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं शाहनवाज भट्टी साहब, आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, साबिक एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं लॉ टैक्स बार एसोसिएशन के। उनके साथ मौजूद हैं यासर अकरम कुरैशी साहब, आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, चेयरमैन हैं कमर्शियल कोर्ट कोऑर्डिनेशन लॉ टैक्स बार एसोसिएशन के। शाहनवाज साहब, सबसे पहले आपकी तरफ से रहूँगा, सबसे पहले ये बताइएगा, जो वफाकी बजट हुकूमत ने पेश किया है, पहली बार इस बजट में इबाम भी हैं और रिलीफ भी हैं, रेवेन्यू मुहैयर भी हैं। आप इसको अवामी बजट समझते हैं या लफ्ज़ों का हेर फेर समझते हैं, या फिर ये एफबीआर का या IMF का बजट समझते हैं? देखिए, बजट गवर्नमेंट हर साल अनाउंस करती है और वो कोशिश करती है कि हर साल बेहतर से बेहतर करते जाएं। वो पूरा साल अवाम की राय जो है वो डिफरेंट मौके से लेती रहती है, जिस पे वो जो इम्पोर्टेंट हो उसको वो नोट करके वो चेंज करने की कोशिश करते हैं। पर ये बजट जो आया है इसमें इन्होंने हर जो शोबा है सबको इक्वल रख कर करने की कोशिश की है, क्योंकि आपको पता है महंगाई बहुत ज्यादा है और बजट जो कर्जे हैं हमारे ऊपर, कर्जे बहुत ज्यादा हुए हैं, जिसकी वजह से रेवेन्यू चाहिए होता है हर साल में। गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि टैक्स कम बढ़ाए जाएं और जो है ना बजट अचीव कर लिया जाए। तो ये बजट जो एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर हम समझते हैं कि कुछ बेहतर है। बेहतर है। अच्छा, इसमें जो तनख्वाहदार तबका अरसा दराज से सरापा एहतजाज था, क्या आप समझते हैं जो उनको रिलीफ दिया गया है? तो यही कहना चाह रहा था कि हम सुनते आ रहे थे 2-3 सालों से कि जो सबसे ज्यादा टैक्स दे रहा है वो तनख्वाहदार तबका ही दे रहा है। जी, 750 अरब तक जो पहुंच चुका है। जी, तनख्वाहदार जो तबका है वो खुद कह रहा था कि हमारा जो टैक्स है एज कंपेयर टू बिजनेसमैन वो ज्यादा होता है। इस दफा उन्होंने इस बात को मद्देनजर रखते हुए तनख्वाहदार तबके को ना थोड़ा सा रिलीफ दिया हुआ है, उन्होंने कम किया है। उसकी वजह से वो जितनी महंगाई है वो तो उसको मीटअप नहीं कर सकते, पर एज कंपेयर टू लास्ट ईयर इसमें टैक्स में ना इनको रिलीफ मिला है। ज्यादा आमदन वाले जिनकी तनख्वाह ज्यादा है उनको तो चलो टैक्स देते, जो कम आमदन है, जिनकी कम तनख्वाह है, उनको भी कोई रिलीफ मिला है? हाँ, जिनकी कम तनख्वाहें उनको भी मिला। देखें, जब टैक्स एक स्लैब 6 लाख से शुरू होती है, तो ये इसकी जो तनख्वाहदार तबका है इसकी स्लैब कहाँ शुरू होती है? 6
लाख से ऊपर जितनी भी है 12 लाख रुपए तक है और उसके ऊपर 6,000 रुपए टैक्स इन्होंने प्रपोज किया हुआ है। और अब आप देखें जब जिसकी तनख्वाह ज्यादा होगी उसको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, जिसकी कम है उसको कम देना पड़ता है। इस वजह से जो कह रहे हैं कि बड़ी ज्यादा जिनकी तनख्वाह है उनको ज्यादा रिलीफ मिला, उसका इम्पैक्ट यही है क्योंकि रेट उन्होंने कम किया है और जिनकी ज्यादा तनख्वाह होगी डेफिनेटली उन टैक्स कम होगा। 12 लाख रुपया 1 लाख रुपया सैलरी लेता है बंदा, वो 6,000 रुपया साल का टैक्स देगा। पहले कितना दे रहा था? पहले इससे ज्यादा 15,000 रुपया कुछ दे रहे थे उनसे, यानी 12,15,000 था, यानी वो 50% कम कर 50% तकरीबन कम कर दिया। तनख्वाहदार के लिए चलो कुछ ना कुछ तो रिलीफ तो है। रिलीफ बिल्कुल है। कुरैशी साहब, आप इस बजट में और साहब बजट में कोई बुनियादी फर्क आपको नजर आ रहा है? आप जो पुराना बजट था वो बड़ा हेक्टिक और स्ट्रिक्ट बजट था और जिस पे गवर्नमेंट को क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा। बीइंग अ प्रैक्टिशनर, टैक्स प्रैक्टिशनर्स हमें बहुत सी मुश्किल का सामना करना पड़ा क्योंकि हमारे अंदर टैक्स कल्चर नहीं था। डिजिटलाइजेशन आ गई, पॉइंट ऑफ सेल आ गया, हमारा पास सेल टैक्स ऑडिट आ गए, 3840 की जो सेल टैक्स की कार्रवाइयाँ बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो गई और कोर्ट्स ने भी स्ट्रिक्ट रूल अडॉप्ट करते हुए जो क्या कहते हैं टैक्स रेवेन्यू की तरफ मेजर अडॉप्ट किए। इस साल जो अभी बजट आया है उसमें गवर्नमेंट ने अपनी सिर्फ फेस सेविंग करने की कोशिश की गई है। जैसे कि आपने सैलरीज का क्वेश्चन पूछा तो मैं ये समझता हूँ देयर इज जीरो रिलीफ इन सैलरी। गवर्नमेंट सिर्फ इस पॉइंट को इन कैश करवा रही है। आप देखें कि हमारा इन्फ्लेशन रेट 24% नेशनल लेवल पे इंक्रीज किया है, 24%, क्योंकि पेट्रोल प्राइसिंग बढ़ गई, हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई और उसी तरफ उन्होंने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को ओनली 7% आपने इंक्रीज किया है, 7%। अब डेफिनेटली जब 7% आप इंक्रीज करेंगे दिस पेनी अमाउंट। एक रेगुलर जो सरकारी मुलाजिम है उसकी 1 से 1.5 से 2 लाख रुपए सैलरी होती है, इससे ज्यादा सैलरी नहीं होती। अब 7% जब आप उसके ऊपर इंक्रीज करेंगे तो उसका क्या इफेक्ट आएगा? सेकंड, जब आपने टैक्सेस को रिड्यूस किया है, ये इसमें अल्टीमेट इफेक्ट दिया गया है कि थोड़ा सा टैक्स रिड्यूस कर देंगे उसकी इनकम बढ़ जाएगी और थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ा देंगे तो 7% और 2-3% टैक्स में जो रिलीफ मिलेगा तो 10% तक वो एवरेज आ जाएगी। तो अल्टीमेटली लास्ट ईयर वाला ही 10% वाला बजट एम्प्लॉइज के ऊपर आ गया। जहां तक रही बात कलेक्शन की, कलेक्शन में ये है कि जो 7 मिलियन से अबव सैलरी पर्सन से उनके ऊपर सरचार्ज लगता था वो गवर्नमेंट ने इस बार रिलैक्स दिया। अब जिसका 70-80 लाख रुपए इनकम है उसको आप सरचार्ज लगा भी दें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मेरी ये प्रपोजल्स थी और अभी भी प्रपोजल है तो खत्म कर देंगे, उससे फायदा नहीं होगा हर बंदे को, तनख्वाहदार का सरचार्ज ओनली 7 मिलियन प्लस पे लगता है। पहले 7 मिलियन पे जाके लगता है। जिसकी 70 लाख से ऊपर सैलरी होगी, जिसकी 90 लाख रुपए सैलरी होगी उनको सरचार्ज लगता था। मेरी ये प्रपोजल अभी भी आप प्रोग्राम से माशाल्लाह वो प्रोग्राम बहुत सारे एग्जीक्यूटिव सुनते हैं, अभी भी प्रपोजल है कि जो 12 लाख रुपए के ऊपर है एटलीस्ट 1000 या उससे भी कम बिल्कुल 12 लाख तक एग्जेम्पशन की जाए। हम टैक्स चोरी का तो खुद इफेक्ट देते हैं। हमने एआई को लॉन्च कर दिया है, फेसलेस हमने प्रोग्राम लॉन्च करे तो हम ये कह रहे हैं कि जिसकी 50,000 रुपए इनकम होगी 1,50,000 पर मंथ बनती है तो वो माफ कर रहे हैं, जिसकी 1 लाख रुपए होगी वो टैक्स देगा। तो एटलीस्ट लोग फिर खुद ही उस चीजों को रिड्यूस करते हैं कि प्रेस ऑफ इनकम करते हैं। तो लिहाजा ये कोई इतना बड़ा रिलीफ नहीं है। इसमें जो रेवेन्यू मेजर हुकूमत ने लिए हैं बजट में, पिछले साल भी बजट का टारगेट रखा गया था, पिछली दफ़ा 14,000 कुछ, लेकिन उसको कम भी किए गए, उसके बावजूद भी 1100 अरब रुपए रेवेन्यू शॉर्टफॉल है। तो आप समझते हैं बिजनेस कम्युनिटी या हमारे जो मैन्युफैक्चर हैं या कारखाने हैं ये पूरे कर पाएंगे उनसे? सर आपने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जाएंगी, लेवी को बढ़ाया जाएगा, बिजली के बिलों में इकट्ठा किया जाएगा। सर आपने ये क्वेश्चन पूछ के तो बेसिकली एक बाउंसर मारा है। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट हर साल, इस बार भी 17,000-16,000 का बजट प्रपोज हुआ, पिछले 14,000-16,000 समथिंग का बजट प्रपोज हुआ था, 2019 में 6,400 का बजट प्रपोज हुआ था। 19 से 26 तक हम 100% इंक्रीज कर दिया मैम बजट। अब हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, इवन के एफबीआर ऑफिसर्स, उनको ये बात कौन समझाएगा कि टैक्स कलेक्शन होती है बिजनेस से। आप कौन सा बिजनेसमैन पाकिस्तान में छोड़ रहे हैं? आपकी नजर में हर बंदा चोर है, हर बिजनेसमैन टैक्स चोरी कर रहा है। अरे भाई उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग कॉस्ट तो बताएं, उसकी बिजनेस कॉस्ट में कौन सा बड़ा ग्रुप है जो पाकिस्तान में काम कर रहा है? और इतना बड़ी रिकवरी, अब ये शॉर्टफॉल है, इसे शॉर्टफॉल है कि सवाए चंद 100 भी नहीं है, सिर्फ 40-50 बड़े ग्रुप होंगे। फर्टिलाइजर्स है, सीमेंट फैक्ट्रीज है, पेंट इंडस्ट्रीज है, या हमारी कहते हैं कंस्ट्रक्शन कंपनीज है, इंजीनियरिंग कंपनीज है। इसके अलावा कौन सा ऐसा ग्रुप है जो आपको रेवेन्यू देता है? रेवेन्यू देता है हमेशा छोटा दुकानदार, रेवेन्यू देता है स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। इस्लामाबाद चैम्बर में मोर देन 62,000 एसएमईज रजिस्टर्ड है। अरे भाई आपने 25,000 रुपए की एमनेस्टी दे दी है पर शॉपकीपर। एक शॉपकीपर क्या आपको 25,000 देगा? क्योंकि वो तो ऑलरेडी फाइलर है। आप डेवलप सिटीज के अंदर चले जाएं, डेवलप सिटीज के अंदर हर दुकानदार अपने आप को फाइलर करके बैठा हुआ है। हमारा टैक्स कलेक्शन का मकसद ये होना चाहिए कि बिजनेसमैन की कॉस्ट कम की जाए। अभी एक पेट्रोल आपने 300 पे लेके आए हैं, आपको पता है 300 में भी 139 रुपीज सरचार्ज है।
सही कह रहे हो, टैक्स लेवी बहुत ज्यादा है। 2023 में सिर्फ 40 रुपए प्रपोज हुआ था। 2023 से पहले ये सरचार्ज नहीं था। 40 पे 50 हुआ, 50 पे 60 रुपए हुआ। 60 रुपए भी बहुत अच्छा रहा। अब उसके बाद गवर्नमेंट ने बताया ही नहीं कि हम अपनी सरचार्ज बढ़ा रहे हैं। तो जब हर बंदा, एक ऑफिस का स्टाफ है, वो 100 रुपए का पेट्रोल डलवाता है या 500 रुपए का पेट्रोल डलवाता है, तो वो 140 रुपए वो सरचार्ज दे रहा है। व्हाट द मीनिंग इज दैट? आप ये सरचार्ज तो 140 है 1 लीटर पे, लेकिन उसमें दूसरे अलग भी कुछ चीजें हैं टैक्स। सर वो तो इंक्लूड करके किए जा रहे हैं ना। तो आप क्या समझते हैं कि 17,000 अरब रुपए आपने पेट्रोल से खर्च करना है? आप प्लीज बिजनेसमैन को सांस लेने दें, बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट जनरेट करें। अभी जैसे अभी मिनिस्ट्री आई है, शहनवाज साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ। जिस तरह अभी यासर अकरम कुरैशी साहब ने कहा, जो 12 लाख की स्लैब है, इस पे 1,000 रुपए टैक्स होना चाहिए, इससे ऊपर शुरू होना चाहिए। 6 लाख पे शुरू हो जाता है, 12 लाख से शुरू होना चाहिए। तो आपने समझते 50 करोड़ जो अब सुपर टैक्स, 50 करोड़ आमदन होगी वो सुपर टैक्स देगा। जो पहले 15 करोड़ था उस पे 1% था टैक्स 50 करोड़ तक। तो रिलीफ तो फिर उनको दिया गया जो शराफियां हैं, जो बड़े हैं। लेकिन आप समझते हैं इस रिलीफ में किन लोगों को छूट नहीं दी गई? जो पहले भी थे उन लोगों को छूट नहीं दी गई। जो बैंकिंग इंडस्ट्री थी, गैस इंडस्ट्री थी और फर्टिलाइजेशन इंडस्ट्री थी, उनके ऊपर पहले वाला जो स्केल है वही एप्लीकेबल होगा। 15 करोड़ में 1% टैक्स देंगे, वो 15 करोड़ में 1% टैक्स देंगे। जी बिल्कुल, 15 करोड़ के ऊपर 10% देंगे। उसके बाद जाके वो जो है तो फिर रिलीफ किसको मिला है? 50 करोड़ तक जिसकी गई है वो कौन है? 15 करोड़ से बाकी सारे जितने भी सेक्टर हैं वो सारे इसमें फॉल कर रहे हैं। जो 15 करोड़ से 50 करोड़ रुपए के अंदर अंदर हैं उनको रिलीफ दिया गया बेसिकली। जो बड़ी इंडस्ट्रीज है जिनकी रेवेन्यू ज्यादा होता है उनको इसमें से एक्सक्लूड कर दिया गया हुआ है। अब ये सिर्फ इसीलिए किया गया है कि बिजनेसमैन को थोड़ा सा सांस मिल जाए, वो थोड़ा सा बिजनेस वो बढ़ना शुरू हो जाए। सब आप समझते हैं 7E जो टैक्स था वो गरीब बंदों पर था, या CVT था वो गरीब बंदों पर था, सुपर टैक्स गरीब बंदों पर था, या मिडिल क्लास के बंदों पर था? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये जो टैक्स थे सारे ये अमीरों पर टैक्स थे, ये गरीबों पर टैक्स नहीं थे। 7E जो 1 या 2 प्रॉपर्टी जो रखता था उसके ऊपर लगता था, वो एग्जाम्प्ट थी उनके ऊपर। तो अब वो जो गरीब बंदा है उसके पास वो प्रॉपर्टी है नहीं, उनका टैक्स जो है वो उन्होंने जो खत्म किया है, वो तो शुरफा को जो है ना उन्हीं को फैसिलिटेट किया गया, आम बंदे को नहीं किया गया। बट कुछ चीजें जो हैं ऐसी, इन्होंने जाहिर है अपना गवर्नमेंट भी चलानी है और अपना टैक्स भी जो है वो भी इंक्रीज करना है। उन्होंने टैक्स को बैलेंस करने की कोशिश की गई है। ये जो एक तो तनख्वाहदार तबके से कम किया है, सुपर टैक्स में कम किया गया, दूसरी तरफ इस बजट में पहली बार डिजिटल इकोनॉमी के ऊपर टैक्स लग गया है 5% का। टैक्स का जो बजट है ना वो उन्होंने अपना बैलेंस ही रखा हुआ है, कहीं से कम कर दिया कहीं से ज्यादा कर दिया। ये कभी भी नहीं हो सकता है गवर्नमेंट अपने जेब से या लॉस में जाके अपना बजट जो है प्रपोज करे। तो फिर इसका मतलब इस दफा पेनल्टीज का जो रेट है वो सबसे ज्यादा बढ़ाया गया है। वो किन किन सेक्टर में ज्यादा बढ़ाया गया? वो पेनल्टीज जो है हर सेक्टर में, इनकम टैक्स में, सेल्स टैक्स में लगाया गया। आपने जो पहले फाइलर के ऊपर पेनल्टी थी, फाइलर होने के लिए 1000 रुपीज था, अब वो फाइलर होने के लिए आपको 25,000 रुपए इंडिविजुअल्स को देनी पड़ेगी। 50,000 रुपए आपने कर दिया है AOP के ऊपर, 1 लाख रुपए आपने कंपनी के ऊपर कर दी हुई है। तो ये पेनल्टीज इतनी ज्यादा बढ़ाई है, तो इससे तो लगता है कि गवर्नमेंट का जो इरादा है ना अपना बजट पूरा करने का, पेनल्टीज के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया है। अच्छा, जो आप डिजिटल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, इसमें जो सोशल मीडिया है या यूट्यूब पर हैं, दूसरे हैं, किस क्राइटेरिया क्या होगा इनसे टैक्सेशन का? आप क्या समझते हैं ये कोई आसान काम है? सर ये आसान काम तो नहीं है, बट ये डिपेंड करता है इनके FBR के ऊपर कि वो इनसे टैक्स कैसे कलेक्ट करती है। इन्होंने तो जो बिल में दिया है उसने ये कहा कि बैंक के अंदर जो इनके पास पेमेंट आएगी उसके ऊपर डिडक्शन हो जाएगी 5। आप 20 साल से ऊपर हो गया आपको टैक्स करते हुए, इसको समझते हैं बेहतर। सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं वो पाकिस्तानी तो नहीं है, यूट्यूब है वो पाकिस्तानी तो नहीं है, ये वो कोई भी उनका है अकाउंट वो पाकिस्तानी तो नहीं है। ये तो वो सर्विस दे रहे हैं, तो टैक्स तो उनका बनता है, पाकिस्तान का उस पर बनता है टैक्स। बिल्कुल पाकिस्तान का ऊपर बनता नहीं है। कानून हमारे देखो ना, कानून है ना, कानून है ऐसे ही है, कानून है बिल्कुल ऐसे ही है, पर इन्होंने कोई मैकेनिज्म बनाया है जिसकी वजह से ये रिकवरी करेंगे। अदरवाइज एज इट तो नहीं है। इन्होंने अपना बैलेंस जो है पूरा करना है। आपको भी पता है सोशल मीडिया के जितने भी हैं सब कितना पैसा कमा रहे हैं। बंदे यूट्यूब पर होंगे या सोशल मीडिया के जो कौन से पैसे कमा रहे हैं, बाकी तो हम जानते हैं कि मीडिया में रहते हैं कितना पैसे से कमाया जाता है कितना नहीं कमाया जाता है। ये तो एक साल में बंदा जितना कमाता नहीं जितना उस पर खर्चे हो जाते हैं, एडवर्टीजमेंट पे खर्च हो जाते हैं। आपको सर पता ही होगा कि जो फ्यूचर है ना वो सारा डिजिटल ही है। तो जाहिर है डिजिटल, उन्होंने कहा जी कि जो भी इकोनॉमी होनी चाहिए, मीडिया इकोनॉमी हो कोई भी इंडस्ट्री हो, सबको इक्वल टैक्स देना चाहिए। ये फर्स्ट टाइम इन्होंने डिजिटल इकोनॉमी के ऊपर टैक्स लगाया। आप यासर कुरैशी साहब किस तरह यकीन रखते हैं इस डिजिटल इकोनॉमी पर? आप समझते हैं इनसे टैक्स वसूली जो की जाएगी उसका तरीकेकार है, उसकी प्लानिंग क्या होगी, किस तरह मुमकिन होगा? जितनी भी डेवलप स्टेट्स हैं या जितने भी जो मेरे बेसिकली हम इंटरनेशनल टैक्सेशन को भी हम देखते हैं, छोटा भाई मेरा माशाल्लाह
और यूके की टैक्सेशन को देखता है तो जितनी भी डेवलप इकोनॉमीज हैं उसके अंदर जो डिजिटलाइजेशन बहुत पहले आ चुकी थी, हमने इसको लेट शुरू किया। सोशल मीडिया की इनकम पे जो टिकटॉक है, सोशल मीडिया अकाउंट्स है, यूट्यूब्स है, इनके ऊपर तो 2021-22 में ही टैक्स लग जाना चाहिए था, लग जाना चाहिए था। अभी जो अगर टैक्स लगा है तो पहली बात वेरी खुशाइन बात है। एक स्पेसिफिक इग्नोर सेक्टर था जिसको गवर्नमेंट ने एड्रेस करने की कोशिश की है। नया सेक्टर है, नया एक्सपीरियंस है। एफबीआर की एम्प्लॉयज को तो पता ही नहीं है कि इनसे टैक्स कैसे लेना है। स्पेशली उनको तो यही पता है कि बैंक अटैच कर दें, फोन करके रिकवरी कर दें, 147 एडवांस रिकवरी कर दें। एफबीआर के एम्प्लॉयज को थोड़ा सा अपने आप को विजुलाइज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो हर बंदा ही सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा है यासर को, तो हर बंदा ही, अब जो अनपढ़ है उसको भी सोशल मीडिया पे शौक है, जो पढ़ा लिखा है उसको भी सोशल मीडिया का शौक। इनकम उन्हीं की आती है जिनके 1 मिलियन से प्लस फॉलोअर्स हैं या उनके व्यूअर्स हैं, तो वो डिफरेंट अकाउंट्स हैं, वो हमारा बैंक अटैच है। अच्छा, इसके अंदर जो शाहनवाज भाई ने बात की वो यही है कि एफबीआर के पास कानून के अंदर सिर्फ एक ही पैरामीटर है कि बैंक में जितने पैसे हैं कि उसका 2% या 5% वो देंगे। जाहिर बात अकाउंट ही बाहर के है तो बाहर से पैसे आने वो तो। बट इसके अंदर अमेंडमेंट प्रपोज की जाएगी, मैं करता हूँ आपके प्रोग्राम में, कि इसको लिंक कर दिया जाए डायरेक्ट यूट्यूब अथॉरिटीज के साथ। लेकिन पार्लियामेंट में सुना ये पास भी कर दिया कानून। नहीं, वो तो पास कर दिया गया। यस, कल जो मीटिंग हुई थी, पार्लियामेंट का इजलास था, उसमें सोशल मीडिया के ऊपर इनकम टैक्स लगा दिया गया है। वो कितनी इनकम पर होगा ये अभी कंफर्म नहीं हुआ। नहीं, उसकी बकायदा तौर पे उसने स्लैब्स दिए हैं कि इतने % होगा। वैसे भी दो तरह की सोशल और डिजिटल इनकम है। एक होती है आईटी कंपनीज की जो मोनेटाइजेशंस करते हैं, आउटसोर्सिंग सर्विसेज देते हैं, जो डिजिटल यहाँ बैठकर सॉफ्टवेयर हाउस हैं, वो सेपरेट है। वो जो प्योरली अकाउंट से, फेसबुक से, यूट्यूब से, इंस्टा से आपको इनकम आ रही है, उसके ऊपर बेसिकली ये टैक्स लगाया गया। इंशाल्लाह चलेगा, इसमें कोई ममानत नहीं है। एफबीआर सीख जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शाहनवाज साहब, जो प्रॉपर्टी में इस दफा हुकूमत ने रिलीफ दिया है जी, ये हर प्रॉपर्टी सिर्फ खरीद फरोख्त पर रिलीफ दिया गया है कि और भी कोई मामला हैं प्रॉपर्टी के जिन पर रिलीफ दिया गया? जी, गवर्नमेंट ने तो प्रॉपर्टी वालों को तो स्पेशल रिलीफ दिया गया इस दफ़ा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर टैक्स बर्डन था, जिसकी वजह से ये प्रॉपर्टी पूरी जो इंडस्ट्री थी ना रियल एस्टेट की बैठ गई हुई थी। अब जब से ये चेंज हुई है, ये पहले ही सुनने में आ रहा था कि ये इसमें रिलीफ दिया जा रहा है। एक तो जो सेल कर रहा है उसको भी रिलीफ दिया गया और जो परचेज कर रहा है उसको भी रिलीफ दिया गया, और दूसरा ये भी बता रहे हैं कि जो ये फाइल सिस्टम है वो भी ख़त्म कर दिया जाएगा। जो रियल प्लॉट होगा, जो प्रॉपर्टी होगी, उसी की वैल्यू हुआ करेगी। काफी डिफरेंस है। एक 7E भी इन्होंने खत्म कर दिया हुआ है, जो कि बहुत खुशाइंदा है, होना भी चाहिए था। बहुत इलीगल सा टैक्स लगा हुआ था। शाहनवाज साहब, 7E तो इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, तो जिनकी ज्यादा थी, जिनके 10-10, 20-20 प्लाट है, उनको क्या फर्क पड़ता था? फर्क तो उसको पड़ता है जिसके एक प्रॉपर्टी है या 2 प्रॉपर्टी है। अब मिडिल क्लास या आम बंदा तो एक प्रॉपर्टी से ज्यादा किसी के पास है ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है। बट सर, जो उन्होंने अब चेंज कर दिया कि जो परचेजर जिसके पास एक भी है या 2 भी है, वो भी सेल परचेज करेगा तो इस टैक्स का जो है वो फायदा तो वो उठाएगा। पहले जो इतना ज्यादा था, अब वो कम करके इन्होंने कर दिया गया। एक दिन में 1000 रुपये आप समझते हैं को डबल हो जाएंगी? हाँ, बिल्कुल डबल हो जाएंगी। मार्केट में देखने को आ रहा है कि रियल एस्टेट का बिजनेस जो है ना वो ग्रोम कर रहा है। सही कह रहे हैं। अच्छा यासर करम कुरैशी साहब, जो कल पार्लियामेंट में पास हुआ है सेक्टर में जो विरासती प्रॉपर्टी होगी उस पर कैसा होगा? रियल एस्टेट सेक्टर पिछले 2 बजट में बिल्कुल बैठ गया था, कोई शक नहीं है इसमें। अनफॉर्चुनेटली हमारी प्रायोरिटी रियल एस्टेट सेक्टर थी गवर्नमेंट की। हालांकि रियल एस्टेट सेक्टर डेड इकोनॉमीज का पार्ट होता है, ये किसी भी इकोनॉमी को प्रमोट नहीं करता। और सेकंडली जो टैक्स रेट कम किए गए हैं, ये हमें, आप क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है कि इंडिविजुअल को तो कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। एक प्लॉट बेचारे ने खरीदने, 50 साल बाद जाके एक प्लॉट एक्चुअल एंड यूजर निकलता है, 30 साल बाद निकलता है। और हम तो यहाँ 1,000 प्लॉट बेचते हैं। कैसे आप रजिस्ट्रियां इंक्रीज करेंगे? रजिस्ट्रियां वो डीलर इंक्रीज करेंगे। आपने पता है, आप नाम के नॉलेज में बता देना चाहूंगा कि डीएचए का एफबीआर रेट ही खत्म कर दिया गया है। यानी डीएचए में एफबीआर का रेट नहीं लगेगा जी, वो अब वो डीसी रेट पे आ, प्रॉपर्टी में नहीं लगेगा, प्योर डीएचए की प्रॉपर्टी पे, और बाकी सब प्रॉपर्टीज में एफबीआर रेट्स हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ चीजें हाइड की जाती हैं, कुछ चीजें ज्यादा डीपली एक्सप्रेस नहीं की जाती। मैं डीएचए का नाम तो इससे ओपनली ले तो लिया, लेकिन ये एक सैनिक क्वेश्चन का मतलब ये है कि प्रॉपर्टीज आप डेवलप करने का जितना मर्जी पैरामीटर्स अडॉप्ट कर लें, आप वो सेक्टर इकोनॉमी को नहीं चलाता। आप कहते हैं वो 38 इंडस्ट्री चलाता है, तो भाई 38 इंडस्ट्री तब चलती है जब वो एंड यूजर इस्तेमाल करता है। आप ग्रीन लैंड को खत्म कर रहे हैं, कहाँ डेवलपमेंट कर रहे हैं? डेवलपमेंट होनी है, जिसके पास पैसा होगा वो इन्वेस्ट करेगा। बिजनेस तो चल ही नहीं रहे। ओवरसीज थे, वो प्रॉपर्टी खरीदते थे, अपने पैसों को सरमायाकारी करते थे। सर वो तो खरीद चुके हैं ना। देखिए, बिजनेस प्रॉपर्टी का लेन देन समथिंग एल्स, वो प्रॉपर्टी का सेल परचेज इकोनॉमी को, आपके सर्कुलर डेट को खत्म करेगी। दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट कि उसका बिल्कुल आपके बजट पे, आपकी रियल एस्टेट सेक्टर पे इस बजट में खास तौर पर सिर्फ टैक्स रेट का फर्क है या और कुछ चीजें तब्दीली की गई? सर बहुत ज्यादा फर्क किया गया। दूसरी तब्दीली जो की गई है वो है इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी के ऊपर। ये मुझे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, मैं उनका कहूँ
हूँ कि एक बंदा को अपनी वालिद की फौतगी के बाद, डेथ के बाद, उसको विरासत में हिस्सा मिला। एक बेटी है, वो बेचारी अपने घर शादीशुदा है, उसको एक 4 कनाल का या 2 मरले चला गए हैं। अब उसने वो डिक्लेयर करने भी जरूरी है। अब पॉइंट जरा समझे, उसको डिक्लेयर करना जरूरी है। जब वो डिक्लेयर करेगी तो जो कानून बकायदा तौर पर इसका पास हो चुका है, पार्लियामेंट ने इसको पास कर दिया है कि जिस डेट को उस फादर की डेथ होगी, उस डेट के में जो उसकी प्रॉपर्टी का रेट होगा, ये बड़ा कैटेगोरिकल समझाने की कोशिश है कि एक दिन 1 तारीख को जो है ना उसके वालिद की डेथ होती है, तो उसकी वालिद की जो प्रॉपर्टी होगी उस दिन 1 जून को जो रेट होगा वो रेट उसका फिक्स कर दिया जाएगा और उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब वो जब डिक्लेयर हो जाएगा तो जब वो सेल करेंगे जनाब, या लड़का या लड़की जो भी उसका होगा, तो जब वो सेल करेंगे तो 10 साल बाद सेल करेंगे तो 10 साल का जो ऊपर पैसे आएंगे, यानी कि 100 रुपए की प्रॉपर्टी थी तो वो 10 साल बाद कितने की होगी? 1000 की होगी। 1000 रुपए की होगी। तो जो 900 रुपए का डिफरेंस है उसके ऊपर वो गेन टैक्स पे करेगा। अब अनफॉर्चुनेटली यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो समझाने की जरूरत है कि वो जो प्रॉपर्टी जिस तारीख को उस बंदे के नाम पे चढ़ेगी, उसके फादर ने वो प्रॉपर्टी आज से भी 20 साल पहले ली होगी, तो वो तो प्रॉपर्टी का कहीं कहीं रेट होगा। इट्स मीन दैट कि एक 30 साल पुराने रेट को करंट रेट पे कन्वर्ट करके आपने उसके ऊपर टैक्स लगा दिया। ये विरासती जिनकी जायदादें मिलती हैं फिर तो उनके लिए एक अजाब नहीं बन जाएगा? मेरा राइट है, जब मैंने एक चीज इन्वेस्ट ही नहीं की, हमेशा इनकम पे जैसे 7 ही खत्म हुआ, ये डीम्ड सपोज किया जा रहा था कि तुम्हारा इतना रेट प्लॉट का बढ़ गया, तुम इसके ऊपर 2% टैक्स दो। ये सेम उसी को 7E को कन्वर्ट किया गया है। 7E की सेकंड शक्ल ये है कि हमने सपोज कर लिया कि आज 1 जून को आपके फादर की डेथ हुई है, आपका ये जो घर ये प्लॉट इतने करोड़ रुपए का, हम आपसे टैक्स नहीं लेते, आप डिक्लेयर कर दें। एक तो जब हम डिक्लेयर करेंगे ये मौजूदा रेट पे उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब उस दिन का जो रेट है वो डिक्लेयर कैसे करूंगा? मेरी बैलेंस शीट कैसे रिकॉन्साइल होगी? अगर वो नॉन फाइलर है उसमें क्या होगा? सर फाइलर तो हो जाएगा, लेकिन वो प्रॉपर्टी की बैलेंस शीट कैसे रिकॉन्साइल होगी? दैट इज बेसिक पॉइंट। वो कॉलम दे भी देंगे विरासत का रिकॉन्सिलिएशन के अंदर, लेकिन उसका इफेक्ट क्या आएगा? ये तो हमारे ऑफिसर्स जो है वो तो देखेंगे, ये एक्सप्लेन कर दें जी, इसको नोटिस भेज देंगे 176 का। सेक्टर को ये दूसरे को लॉलीपॉप दिए जा रहे थे, तो फिर तो सेब को उधर से छुरी के ऊपर गिरे या छुरी को सेब के ऊपर गिरे, कटेगा तो फिर सेब ही। पहला वाला पोर्शन है आपका प्रॉपर्टी के क्वेश्चन का, वो एक स्पेसिफिक सेक्टर को, जो ट्रेडर्स हैं जमीनों के, जो फाइलें बेचते हैं, बिल्कुल नैब, ये तो विरासती जो केस हैं उनकी आप ये सारी नहीं, लेकिन जो विरासती है ये तो इंडिविजुअल डिस्टर्ब हो। लेकिन जो पहले विरासती जो अपने डिक्लेयर कर चुके हैं उनको भी मौजूदा रेट शो करना पड़ेगा। सर जिन्होंने 0 रेट डिक्लेयर किया हुआ है, दैट इज द क्वेश्चन, और ये इंशाल्लाह हमारी बार जो है इस पे बकायदा काम कर रहे हैं। हम इंशाल्लाह इस पे सेमिनार भी कंडक्ट करवाएंगे। जिन्होंने 0 डिक्लेयर किया हुआ है उनका क्या इफेक्ट होगा, और जिन्होंने आज डिक्लेयर करना है उनका क्या इफेक्ट होगा। क्योंकि डेफिनेटली विरासती लैंड है तो हमने अभी रिटर्न शुरू हो जानी है, तो बहुत से लोगों ने विरासती लैंड को 0 डिक्लेयर किया हुआ है, बड़े मसाइल खड़े हो जाएंगे। और साथ आप कह रहे हैं कि हम फेसलेस सिस्टम लेके आ रहे हैं, तो वो तो कंप्यूटर फौरी पकड़ेगा। कंप्यूटर को क्या पता? फेसलेस असल में ये कहा जा रहा है बिहार का निजाम है जो उससे करप्शन कम हो जाएगी, टैक्स पेयर और टैक्स कंसल्टेंट के दरमियान या ऑफिसर टैक्स कलेक्टर के दरमियान राब्ता खत्म हो जाएगा। क्या आप समझते हैं कि ये तजर्बा जो आज तक 78 साल में हम टैक्स कल्चर को फरोग नहीं दे सके, तो ये तजर्बा जो हाई स्टैंडर्ड ममालिक में जो टॉप पे हैं उनमें तो चलो माना जा सकता है, हमारे इस मुल्क के कल्चर में, इस जमीन हकायक में माना जा सकता है। देखिए जी, फेसलेस सिस्टम जो है ना, इसका पहले इसको समझ लें, फिर आप अगर इस पे क्वेश्चन किया तो हमारे ऑडियंस भी ये बात समझे। फेसलेस का मतलब ये है कि कंप्यूटराइज सिस्टम होगा एक, जो ऑटो सिलेक्शन करेगा, ऑटो उसका रिप्लाई देंगे, ऑटो वो असेस करेगा और ऑटो उसका ऑर्डर हो जाएगा। जहां तक बात सर क्लियर होगी? ये कस्टम है तो कामयाब हुआ। कस्टम इसलिए कामयाब होता है उसके एचएस कोड होते हैं, वो प्रोडक्ट को देखता है, उसको विजुलाइज करता है, ऑटोमेटिकली उसके एचएस कोड जो उसके फीड किए होते हैं उसको वो टैक्सेशन कैलकुलेट करता है। एक स्पेसिफिक सेक्टर है, शॉर्ट लिमिटेड स्कोप है, उसमें वो कामयाब हो जाता है। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सिस्टम पे तो सबसे ज्यादा फ्रॉड होता है, जो मर्जी महकमे के बंदे को हमें जो की देनी है उसने वो की पे काम करना है। दैट्स अ पॉइंट। तो उसमें तो लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंसेस एफबीआर के मौजूद हैं, लेकिन जो इन्होंने इस बार फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने इस बार जो कॉन्फिडेंस के साथ बताया कि हम ये फेसलिफ्ट सिस्टम लेके आएंगे और करप्शन कम होगी, मेरे भाई, मेरे मिनिस्टर साहब, इसको समझने में भी कोई सालों गुजर जाएंगे जनाब। इसमें भी इसको देखें कि आप ह्यूमन के इंटरेक्शन को कम करके करप्शन कैसे खत्म कर सकते हैं। दूसरा तरफ आ जाए, लिटरेसी रेट क्या है हमारा तो वो जो हमारे नोटिस आते हैं टैक्स पेयर नहीं चेक कर पाते। रेट तो चलो हमारे जैसे वकील इंग्लिश में अपना रिप्लाई लिख दिया करेंगे। क्वेश्चन सर ये है कि सिस्टम को कौन बताएगा? प्रोविजन बता रहा हूं, जो अनएक्सप्लेन प्रॉपर्टी है वो तो उसने उठा ली एआई के रेफरेंस से कि ये प्रॉपर्टी। अब वो प्रॉपर्टी कौन कौन सी थी वो तो टैक्स पेयर को पता है थी, वो कैसे, वो कौन एक्सप्लेन करेगा? फिर वो कमिश्नर अपील के पास आ जाते हैं, वो लिटिगेशन लॉट्स ऑफ बढ़ जाएगी। अभी चेयरमैन साहब को मिनिस्ट्री फला ने बताया
ATR में कुछ 6000 से ज्यादा केसेस पेंडिंग है, भाई बर्डन बढ़ेगा। आप क्या समझते हैं कि इतना इंपॉर्टेंट, एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली बजट के अंदर हमारे जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, पूरी दुनिया में जितनी भी मेरी जो रिसर्च है उसमें लीगल एक्सपर्ट्स को बजट का पार्ट बनाया जाता है, हमारी बार काउंसिल्स को उसका मेंबर बनाया जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमसे पूछा नहीं जाता और IMF के साथ मीटिंग्स की जाती हैं। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हम इतना ओपनली ब्रॉडली हो गए कि अब तो IMF की मीटिंग्स को मीडिया भी दिखाते हैं कि जी अब ये बजट डिस्कस हो रहा है। और भाई IMF से ही पूछ के अगर बजट करना है तो IMF क्या पता कि IMF को तो हम नहीं बताना है। IMF को हमारे ज़मीन का हक़ाइक़ का क्या पता, उनको क्या पता गरीब अमीर का क्या पता, उनको असल मसाइल का क्या पता है। जो ये तो आम जनरल सी बात है ना। एक हमारा चीफ कमिश्नर बैठा है, क्या उसको पता है मेरे जो डोमेन में लोग हैं वो कितने रजिस्टर्ड हैं कितने नहीं है, वो उसको भी नहीं है पता मेरे क्या। तो वो IMF को जो बाहर से आ रहा है उस मुल्क में, उसको क्या पता हमारे मसाइल क्या हैं। मसाइल भी उसको बताए जाते हैं, इधर हम टैक्स लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर, सब तो प्रपोजल FBI की तरफ से होती हैं, हुकूमत की तरफ से होती हैं। लेकिन चलो आगे चलते हैं प्रोग्राम तरफ। यासर खान कुरैशी साहब, हुकूमत ने इस बजट में सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ जो रखी थी वो फिक्स टैक्स स्कीम है। तो आप समझते हैं फिक्स टैक्स स्कीम जो बजट से पहले अनाउंस हुई थी, बजट में भी अनाउंस हुई, चलो ड्राफ्ट जो भी हो, कामयाबी की तरफ पहला कदम है FBR का। ये साहब का जितनी भी स्कीमें आई हैं उनके ऊपर एक ठप्पा और लगेगा। देखें FBR की मजबूरी ये है कि उसके पास टाइम शॉर्ट है, टाइम कम होता है और बजट बहुत ज़्यादा होता है, रिकवरी बहुत ज़्यादा होता है। और ये जो इन्होंने एमनेस्टी दी है इसको बेसिकली फिक्स टैक्स एमनेस्टी कहा गया है, जिसमें मिनिमम 25,000 और 10% ऑफ द टोटल टर्नओवर। जो 10% टोटल टर्नओवर है ना, 1% सॉरी, वो एक्चुअल कन्वर्ट किया जाए, उसको रिवर्स किया जाए तो 10% बनता है। यानी कि 2 करोड़ रुपए या 20 करोड़ रुपए का 10% बनता है 20 लाख रुपया। तो एक्चुअल तो वो 10% रेट है, वो 10% रेट बड़ा हाई रेट होता है। एमनेस्टी बेसिकली इनको एक और लॉन्च करनी चाहिए थी, जिसमें जैसे हमारी 2019 में एमनेस्टी आई थी कि लोग अपनी प्रॉपर्टीज को डिक्लेयर करें, अपने एसेट्स को डिक्लेयर करें, अपने फॉरेन एसेट्स को डिक्लेयर करें। SCCP ने अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर को कंपलसरी कर दिया, उसमें फाइन लगा दिया गया, आप अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर ऑफशोर कंपनीज को डिक्लेयर करें, आप अपनी ब्लैक बैंक्स को डिक्लेयर करें। आपके पास अगर 750 या 7,500 लोगों का डाटा मौजूद है जिनके अकाउंट में पता नहीं कितने बिलियन रुपीस पड़ा हुआ है, भाई उन्हीं को कहो कि तुम एमनेस्टी ले लो, एटलीस्ट वो अपना पैसा आपको रिकवरी दे। आपने क्या फिक्स टैक्स स्कीम लगाई है शॉपकीपर के ऊपर। जनाबे वाला शॉपकीपर 25,000 देगा, वो 25,000 देके कितना दे देगा? आप नंबर ऑफ टैक्स पेयर इंक्रीज करना चाह रहे हैं। शॉपकीपर को हमेशा, जो छोटा बिजनेसमैन होता है, उसको रिलैक्स और वॉलंटरी स्कीम्स दी जाती हैं। खुद ही अपने सिस्टम के अंदर आए, खुद ही अपनी चीजें डिक्लेयर करें, उनको फ्रेंडली एनवायरनमेंट दिया जाता है। आप क्या कह रहे हैं कि 25,000 मिनिमम होगा, इससे नीचे हम आपसे 1 रुपया नहीं लेंगे और ऊपर तक आप 10% देंगे। अब मुझे ये बताएं कौन बंदा 25,000 से ऊपर जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल विलफुली तो नहीं जाएगा ना। सेकेंडली आप उनको कह रहे हैं कि ये सिंपल परफॉर्मा जिसमें सेल होगी, परचेज होगी, एक्सपेंडिचर्स होंगे और नीचे आपका इनकम होगी। अब उस शॉपकीपर की इतने ऑडिट खुलेंगे, इतनी चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी, हालांकि इसका ऑडिट से एग्जेम्पशन है, लेकिन ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन है कि आपकी टोटल परचेज कैसे होगी, उसके लिए परचेज लेजर चाहिए होता है। टोटल सेल कैसे होगी, आपके कच्चे बिल है, आप उसकी सेल अज्यूम करेंगे या डॉक्यूमेंटेड करेंगे। फिर आपके एक्सपेंडिचर्स हैं, शॉप के एक्सपेंडिचर्स होते हैं, स्टाफ है, ये है, इस्तेशना उनको दे दिया गया है, वो कह रहे हैं नहीं, पॉइंट ऑफ सेल समथिंग एल्स ना। अब अच्छा, उसके बाद क्या, मैं कल देख रहा था, बल्कि मुझे बताते तो मैं आपसे शेयर भी कर देता, बेकायदा बिजनेसमैनों की लिस्ट शेयर कर दी है FBR ने, 40-42 कैटेगरियों को ठोक दिया। तो ये मेरी ओपिनियन, इसमें तो 25,000 वाली स्कीम बुरी तरीके से फेल होने वाली। अच्छा, आप शाहनवाज साहब किस तरह इस स्कीम को देख रहे हैं? उन्होंने एक कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पेयर हैं उनकी तादाद इंक्रीज़ की जाए, उनको थोड़ा सा अकोमोडेट करने के लिए इन्होंने 1 पेज रिटर्न इंट्रोड्यूस करवाई है कि अपनी सेल परचेज डिक्लेयर करें और इतना टैक्स दें। ये तो इनका फर्स्ट ईयर है, आगे इसको चलते हैं, देखते हैं ये क्या करते हैं क्या नहीं, ये डिपेंड करता है FBR के ऊपर। ताजर तो स्कीम तो पहले इतनी बड़ी इश्तिहारी मुहिम चलाई गई, सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए गए, आज तक नहीं है पता उसमें कितने लोग रजिस्टर हुए, उस पर अखराजात क्या है, हुकूमत को क्या फायदा हुआ, नुकसान क्या हुआ। आप देख लें छोटे कारोबार, लाहौर छोटा नहीं है, इसमें आप देख लें कितने दुकानदार बैठे हुए हैं। अगर हर दुकानदार से ये 25,000 रुपया लेना शुरू कर दें तो उनका काफी बजट इन्होंने प्रपोजल बनाई हुई है। 25,000 एक दुकान से लाहौर से बजट पूरा हो जाएगा, लाहौर से ही बजट पूरा हो जाएगा। पर ये डिपेंड करता है इनके ऊपर कि ये रिकवरी कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, इसको आसान रखते हैं कि नहीं रखते, इसमें फर्दर SRO नोटिफिकेशन इशू हो जाए, इनको मजीद कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाए, तो इससे तो जो टैक्स पेयर है ना फिर अवॉइड करेगा। खुद तो ताजर चल के नहीं रजिस्टर होगा, भाई मुझे मैं 25,000 देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इसका तो जो हल है, अगर रिकवरी करनी भी है तो इसका हल है जो आप डिजिटल, अब नक्शा हर जगह पर मौजूद है, नक्शे पे हर चीज़ मौजूद है, हर मार्केट मौजूद है। अगर लाहौर के 10 टाउन है,
अगर उसमें से चलो कैंट को निकाल भी दिया जाए तो 9 टन तो बनते हैं लाहौर के। 1 टन में अगर दातागंज बख्श टन में उसका हिसाब लगाए 187 मार्केट है, उसमें 187 मार्केट में अगर उनको चेक किया जाए, एक मार्केट में 500 दुकान भी हो तो 187 मार्केट में कितनी दुकान होगी? चलो सब कोई छोड़ दे, 1000 दुकान एक टाउन में लगा ले, 1000 को 25 उसे 187 जरब दे, 25,000 एक 25,000 दे तो 4,500 रुपए तो यहाँ से इकट्ठा हो जाए। मिनिमम टैक्स है तो इसलिए इसको सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाया गया है कि अपना टैक्स पेयर के नेट जो है ना वो बढ़ जाए। दस्तावेज मुआशरत की है, यही तो दस्तावेजी मुआशरत को आप डिप्रेस कर रहे हैं ना। आप कह रहे हैं कि आप दुकान पे ग्रीन सर्टिफिकेट लगेगा, आपके पास कोई FBI का मुलाजिम अंदर नहीं आ सकता, आप अपने एसेट देके फिक्स टैक्स दे दें। आप ये अंडरस्टैंड करें कि जो शॉपकीपर्स हैं, आपका प्रोफेशनल टैक्स है 1-2 हज़ार रुपये का, आपका इंस्पेक्टर पूरी डिटेल बना के दे, आप उनके बैंक अकाउंट देखें। FBR के पास इतनी ज़्यादा एक्सेस है अनफॉर्म। FBR के मुलाजमीन जो सर्कल जोन था पहले, एक अफसर को पता होता था मेरे जोन में कितने टैक्स पेयर हैं कि उनको टैक्स मिले, अब तो पता ही नहीं है किसी को क्या करना है। बाकायदा टीमें तश्कील दी जाए, जैसे पीरा आया, अब पीरा ये देख लीजिए कि यहाँ आपने एक पीरा की आप बात करें, पीरा को अब तजावजा हटाने से, पैसे इकट्ठा करने से अलावा कोई काम ही नहीं है। शॉप टू शॉप पीरा जा सकती है तो FBR क्यों नहीं जा सकती? सर दूसरा देखें, एक्साइज वाले हैं, एक घर में पता है उनको, एक घर में किराएदार कोई रह रहा है या इस मकान में रह रहा है, इससे कितना टैक्स लेना कितना नहीं लेना। दिस इज अ पॉइंट सर, आप डाटा कलेक्ट करें। यही मेरा क्वेश्चन है कि जब आपके पास डाटा ठीक है, आप उन शॉपकीपर्स को नेटवर्क में लेके आए, आप उनको ये ना कहें कि 200 अरब रुपए दिखाएं, 20 करोड़ दिखाएं, आप 10 करोड़ दिखाएं, आप 25,000 रुपए टैक्स दें। मैक्सिमम लोग फाइलर हैं, कुछ जीरो फाइलर से हैं। ये सर रोड मैप ना दिया जाता है, हमारे तो FBR ने आज तक कोई रोड मैप दिया ही नहीं है। हुकूमत ने भी जो भी मिनिस्ट्री दिया, आज तक जो भी मिनिस्ट्री आई है उसमें कुछ न कुछ ऐसी चीजें रखी, शराइत रखी गई हैं जिसकी वजह से वो आज तक वो कामयाबी नहीं हो सकी। नहीं तो 2019 की अमनेस्टी, उन लोगों को साथ क्या गुजरा आपको याद होगा, उन लोगों इंक्वायरी के लिए उनको धकेल दिया गया, अभी तक केस चल रहे हैं। उन्होंने एमनेस्टी भी डिक्लेयर की, उनके अभी तक ट्रिब्यूनल में केसेस चल रहे हैं। और ये जो आज आर्डर से इस्तिस्ना दिया जा रहा है, उससे दिया जा रहा है, तो ये तो आज वक्त ही हम कह रहे हैं ना, ताजर दो स्कीम के लिए भी यही कहा जा रहा था। अब वो बंदा क्या जो रजिस्टर्ड हो रहा है वो अपनी वेल्थ स्टेटमेंट नहीं फाइल करेगा, उसके बारे में इन्होंने कोई मैकेनिज्म नहीं बताया। वो कहाँ जाएंगे, उसका ऑडिट होगा कि नहीं होगा, कि उसके सोर्स वो क्या थे, उसके हिसाब से वो क्या थे। 25,000 पर उनका एक बंदा जब गोशवारा जमा करवाया, कैश जमा करवाएगा, जब सालाना टर्नओवर होगा फिर उस पर 1% वो चीज़ें 25,000 भी देगा सिर्फ पहले, तो वो भी कौन सा आसान काम है। लेकिन किसी दुकानदार के लिए 25,000 सालाना देना भी कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर एतमाद में लिया जाए, लेकिन मसला तो ये एतमाद का, आप उनको एतमाद क्या दिलवाएंगे, लाइव सर्वे करवा लें। सर मैं तो सर ये रिकमेंड करूंगा कि पर शॉप को 5,000 फिक्स्ड इनकम टैक्स लगा देना। अच्छा, आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दूसरी तरफ आप PIA को 15 साल की टैक्स एग्जम्पशन दे रहे हैं, फिर वो क्या है? वेरी गुड सर। तो देखिए वो हमारी मजबूरी है, IMF ने इस पे बेकायदा ऑब्जेक्शन लगाया। तो वो आम बंदा तो जहाज में सफर नहीं करता जिसको आप 15 साल की टैक्स एग्जम्पशन दे रहे हैं। आप जहाज को छोड़े, हमने जहाज के फ्यूल के ऊपर सेस कम किया हुआ है, वो आपके दूसरे पेट्रोल से सस्ता है। वो 280 रुपए है। जेट फ्यूल जो है अभी भी आपके पेट्रोल से सस्ता है। मसला सर ये है कि IMF ने इसके ऊपर बेकायदा ऑब्जेक्शन लगाया था, बट अनफॉर्चुनेटली जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है या पॉलिसी विंग है, उसने कहा था कि जी PIA को 15 साल की एग्जेम्पशन देना जरूरी है, उससे बगैर ये चल नहीं सकती। क्या कर सकते हैं, बड़े ग्रुप्स को तो हमेशा ये बेसिकली डबल ट्रीटी है। जो हमारे बड़े इन्वेस्टर्स आते हैं पाकिस्तान के अंदर, ये पाकिस्तान के अंदर जो बड़ा ग्रुप आता है, कोई भी बड़ा जेंट होता है, वो मिली भगत करके स्टेट को एतमाद में लेकर स्टेट से काफी बेनिफिट्स लेते हैं। आप दूसरों लोगों को भी तो मायूस करते हैं ना। कभी यासर साहब कोई गोश्त किसी ने खाना होता था तो उसको बार में लपेट के लाते थे, किसी की दिल आजारी ना हो। उन लोगों के साथ ज्यादती नहीं है, जुल्म नहीं है। सर अब ज्यादती क्या करें, अब तो हर चीज ओपन हो चुकी है। चलो दूसरी तरफ आ जाते हैं। शाहनवाज साहब 15 साल की एग्जम्पशन दे रहे हैं टैक्स नेट में, अगर लेट हो गया, गोशवारा लेट हो गया, तो 1,000 रुपए जमा करवा के ATL लिस्ट में वो दोबारा एक्टिव हो जाता था, फिर उसका आप कितना जुर्माना बढ़ा दिया? सर ये देखें, आप ये भी कह रहे हैं कि हमने इसको जो इंडस्ट्री है ना, इसको पैरालाइज करना है। अब वो अगर टाइम से आप रिटर्न्स फाइल नहीं करेंगे तो फिर जुर्माने जो है ना वो तो आपको लगेंगे ही ना। 1,000 रुपया होता था, 25,000 रुपया कर दिया। आपको फाइलर होने के लिए इंडिविजुअल को 25,000 रुपया देना पड़ेगा, और जो AOP है उसको 50,000 रुपया देना पड़ेगा, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसको 1 लाख रुपया देना पड़ेगा। ये टैक्स नेट बढ़ाने की तजवीज बेहतर है, आप समझते हैं? कोई प्लेंटी से या रेट बढ़ाने से? ये टैक्स नेट बढ़ाने के लिए नहीं, इकदाम उठाया गया है कि आप अपनी रिटर्न जो है ना वो टाइमली फाइल किया। तो सर जो एक नया बंदा NTN ले रहा है, वो कितने साल बाद जाके ATL में आता है? वो पहले था कि 3 साल बाद जाके आएगा। अब जो इन्होंने इस बजट में कर दिया कि वो जैसे ही ये पेमेंट करेगा तो वो ATL में आ जाएगा, बट उसके लिए ये है कि उसको 25,000 रुपया जो है ना वो जमा करवाना पड़ेगा। अगर सेल
टैक्स की रिटर्न लेट कर देता है एक महीने में, फिर उसका क्या होगा? सर उसकी भी पेनल्टी उन्होंने बढ़ा दी है, वो भी कैटेगरी उन्होंने कर दी है इंडिविजुअल की, एओपी की और प्राइवेट लिमिटेड की। आप एज ए टैक्स प्रोफेशनल, टैक्स कंसल्टेंट, आप समझते हैं इन पेनल्टीज से कोई टैक्स पेयर का एतमाद या हिरासा करने का निज़ाम क्या मुतासर होगा? टैक्स पेयर को हरासा करने वाली बात है कि आप पेनल्टीज पे पेनल्टी जो है ना लगाई जा रहे हैं, बजाय इसके ऊपर आप जोर दें कि आपका टैक्स नेट बढ़े, आप जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं उनको पेनलाइज कर रहे हैं ज्यादा। आपने 7E खत्म किया, CVT खत्म किया, सुपर टैक्स खत्म किया, थर्ड शेड्यूल में वो रोजमर्रा अशिया की आवाम की चीजें डाल दी उसमें, तो उनका इम्पैक्ट क्या आएगा आवाम पर? डायरेक्टली इम्पैक्ट आएगा कि पब्लिक के ऊपर आएगा, उसमें महंगाई बढ़ेगी। जो जूते पहनता है, हर बंदे को जूतों की जरूरत होती है, उस पर भी टैक्स लगा दिया आपने। कुकिंग ऑयल हर घर की जरूरत है, उस पर आप टैक्स। वो पहले मैंने आपको बताया है कि बाज़ जगह पे इन्होंने टैक्स रिलीफ दिया और दूसरी जगह पे इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया, उसकी यही वजह है कि अपने बजट को पैरेलल करने की वजह से। शाहनवाज साहब, इस बजट में हकीकी रिलीफ बिजनेसमैन को मिला है, तनख्वाहदार तबके को मिला है, या आप समझते हैं किसी बड़े कारखाने वाले को मिला है या बड़ी कंपनी को मिला? किसको रिलीफ? ओवरऑल इसका क्रक्स निकालें तो रिलीफ तो किसी को भी नहीं मिला। ये इन्होंने सिर्फ जो है ना लफ्जों की हेरफेर करनी होती है, एक जगह से कम कर देना है, दूसरी जगह पे कम देना है। कार्ड ट्रांजैक्शन पे 5% से 0.5% कर दे गया। जो तुलबात स्टूडेंट थे उनका शायद फायदा हो जाए, क्योंकि उनके लिए बहुत मुश्किलात थी, वो ज्यादा टैक्स करता था। तो उधर से कर दिया इन्होंने, तो डिजिटल इकोनॉमी के ऊपर भी तो टैक्स इन्होंने लगा दिया है। इंपोर्ट के ऊपर जो टैक्स है उन्होंने वो भी लगा दिया, 1% से 1.25% बढ़ा दिया। एक्सपोर्टर को भी तो फायदा दिया गया, उसको भी रिलीफ दिया गया, उसको फायदा ही दिया गया कि उसको टैक्स बढ़ा दिया गया। पहले 1% होता था, अब 1.25% कर दिया गया उसको। जी आप सही कह रहे हैं। अच्छा, आप यासर कुरैशी साहब, इस बजट में सबसे ज्यादा रिलीफ किस सेक्टर को मिला है और सबसे ज्यादा सेक्टर कौन सा बूम करेगा? इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा सेक्टर बेहतर है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एक बात आपके प्रोग्राम में एड्रेस करना चाहूँगा कि जो फुटवेयर्स हैं, जो शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो FMCGs हैं, या वो जो बेसिकली कुकिंग ऑयल्स है, इसके लिए हमारी बार काउंसिल्स ने बाकायदा तौर पे अपनी प्रपोजल सबमिट करवाई है कि इनको थर्ड शेड्यूल से निकाला जाए। घरेलू अशिया जो रोजमर्रा की अशिया है, आवाम के इस्तेमाल की चीज। दूसरी सर क्वेश्चन ये है कि क्या ये बजट से बिजनेसमैन को फ़ायदा होगा या बिजनेस फ्रेंडली है कि नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ये मैं बाकायदा नाप तोल कर की बात कर रहा हूँ, ना कि कोई ब्लंटली प्रोग्राम बैठा एक बंदा नॉन सीरियस एटीट्यूड से बात कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली ये बजट या ये जो फाइनेंस बिल आया है हमारा, इसमें किसी भी बिजनेस को प्रमोट करने का सोचा भी नहीं गया, सिर्फ कलेक्शन पे फोकस किया गया। पेनल्टीज इंक्रीज कर दी गई, सेल टैक्स की पेनल्टीज इंक्रीज कर दी गई हैं, ATL की पेनल्टीज इंक्रीज कर दी गई हैं। आप डिजिटल इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, आप पॉइंट ऑफ सेल कर रहे हैं, डिजिटल इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, आप बोटल इंडस्ट्री को आपने डॉक्यूमेंटेड कर दिया, वेरी गुड, दिस इज वेरी गुड साइन। बट आपने कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम नहीं किया, एनर्जी सेक्टर में कोई रिलीफ नहीं दिया, आपने स्पेसिफिक सेक्टर को पेट्रोल में रिलीफ दें, आपने गैस है हमारी SNGPL की सप्लाई है, जो हमारी फर्टिलाइजर कंपनीज हैं उनको आपने सब्सिडाइज दे रही, तो टेक्सटाइल सेक्टर को क्यों नहीं आप दे रहे जैसे पहले एक्सपोर्टर्स को दिया जा रहा था? एटलीस्ट एक्सपोर्टर्स को स्पेशल एक पैकेज देना चाहिए कि आप इस रेट पे बिजली खरीदें, इस रेट पे पेट्रोल खरीदें और इस रेट पे आप हमें इतने एक्सपोर्ट करके दें। एक्चुअली हमारा कंपेटिटर्स जो है वो इंडिया है, हमारा कंपेटिटर्स बांग्लादेश है, हमारा अब तो नया कंपेटिटर हमारा ईरान आ गया है। अफगानिस्तान के अंदर हमारी शू जो है वो ईरान से बहुत सस्ता जा रहा है। पहले हमारा चप्पल जाती थी, हमारी अफगानिस्तान के अंदर शू जाते थे, अब हमारा आटा सप्लाई होता था, हमारी इधर चीजें जाती थी, तो वो ईरान भेज रहा है, तो अब तो ईरान के पाबंदियां भी खत्म हो गई हैं, तो हमारे एक्सपोर्टर को रिलीफ देनी चाहिए फर्स्ट। और जो इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, अनफॉर्चुनेटली 2019 में, बल्कि 2019 से पहले जब जरदारी साहब आए थे, तब से हमने बाकायदा तौर पे इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी डेवलप की, हमारी हर चीज इंपोर्ट होती है। लेकिन ये जितना ये महंगाई, गैस महंगी है, बिजली महंगी है, सब चीजें महंगी है, तो फिर वो मैन्युफैक्चर क्या करेगा? वो किस तरह मुकाबला करेगा दूसरी? फाइनेंस बिल में बाकायदा तौर पर डिफरेंट सेक्टर्स को डिफरेंट रिलीफ दिए जाने चाहिए थे। आपने फाटा पाटा के एग्जेम्पशंस देख लिए हैं, आपने कश्मीर को देख लिया है, आपने गिलगित को देख लिया है। भाई पंजाब के जो इंडस्ट्रियल जोन है, अच्छा इंडस्ट्रियल जोन हमारे खाली पड़े हुए हैं, आपने वहाँ 10 साल की एग्जेम्पशंस तो दे दी। आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट को क्यों नहीं अट्रैक्ट करने में फेल है? क्योंकि हमारी अनसर्टेन इकोनॉमी है, हम वहाँ स्पेसिफिक उसको नहीं दे रहे। जो इंडस्ट्री बंद हो चुकी है FPIA की तरह, उनको भी 15 साल की टैक्स एग्जेम्पशन दे दें, वो चलना शुरू हो जाएगी। सर टैक्स एग्जेम्पशन ना दें, टैक्स आप लें। इनकम टैक्स हर बंदे का राइट है, मुझसे भी लेना चाहिए, हर बंदे से इनकम टैक्स लेना चाहिए, ये स्टेट का फंडामेंटल राइट है। एग्जेम्पशन जो होती है, फैसिलिटीज देती है, वो सेल टैक्स में होती है, इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर। आप उसको कॉस्ट जो दे रहे हैं, एक बंदे की कॉस्ट है, यहाँ से उसने डिलीवरी करनी है किसी दूसरे शहर में, तो उसकी प्रोडक्ट कॉस्ट ही 10 रुपए बढ़ गई है, पर प्रोडक्ट 10 रुपए आ गई है, तो उसकी सेल प्राइसिंग 10 रुपए बढ़ गई। नो डाउट वो सेल प्राइस एंड यूजर पे कर रहा है, लेकिन जब उसको किसी और कंपेटिटर मार्केट में फेंका जाएगा तो उसकी प्राइस ज्यादा होगी। हम फिर क्या करते हैं, बिजनेसमैन क्या करते हैं, उसकी क्वालिटी लो कर देते हैं,
जिससे हाइजेनिक इश्यू आते हैं, हम स्टैंडर्ड लिविंग नहीं इंजॉय कर पाते। टेली कम्युनिकेशन का आजकल बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। लोग कह रहे हैं 5 करोड़ का जुर्माना भी देना पड़ेगा, प्रॉपर्टी भी देनी पड़ेगी। ये क्या आवाम में परेशानी की एक वबा फैला दी गई है? सर ये बेसिकली एक पार्लियामेंट के अंदर बिल प्रेजेंट हुआ है, मैं पास तो नहीं कहूँगा, सेनेट ने रोक लिया इसको। वो ये था कि एक स्पेसिफिक सेक्टर है जिसने ठेका लिया है या इंटरेस्टेड है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर मोबाइल टावर, जो हमारे मोबाइल सिग्नल्स हैं या नेट इंटरनेट के सिग्नल्स के लिए जो टावर है वो इंस्टॉल करे। पहले बेसिकली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है कि मेरी ज़मीन है, मेरा राइट है, मुझसे पूछा जाएगा पहले। ठीक है ना, फंडामेंटल राइट्स तो यही है, मेरी प्राइवेसी है, उसके बिल्कुल अगेंस्ट ये बिल पास किया जा रहे हैं कि कंपनी ये बेसिकली, अभी प्रपोजल्स है, अभी बिल पास नहीं हुआ, उसमें ये था कि आपकी जो भी प्रॉपर्टी होगी, जो भी जगह होगी, अगर उस वहाँ सिग्नल पूरे आ रहे हो, कंपनी समझती है कि यहाँ हमारा टावर लगना चाहिए, तो आपको 30 डेज का नोटिस दिया जाएगा। आपने वो जगह खाली कर, अगर आप ऑब्जेक्शन जनरेट करते हैं या उनसे कोऑपरेट नहीं करते तो 5 करोड़ रुपए तक जुर्माना हो सकता है। अरे भाई, मेरी मर्जी में क्या करूं? आप कहाँ जा रहे हैं? कौन सी दुनिया में जा रहे हैं? हम डिक्टेटर की दुनिया में जा रहे हैं। ये जो टैक्स नहीं है, ऑर्डर, बेसिकली ऑर्डर एक वर्ड होता है। लेकिन एक चीज जो आ गई, यासा सब आज नहीं तो कल, जैसे पहले प्रॉपर्टी में सेक्टर को रिलीफ दिया विरासत, और जो प्रॉपर्टी है उस पर वो कह रहे हैं डिक्लेयर करें, एक तरफ आप रिलीफ दे रहे हैं, दूसरी तरफ कान पकड़ रहे हैं। सर वी आर स्टूडेंट ऑफ लॉ, हमने ये पढ़ा था कि लॉ, कानून जो होता है वो इंसानों के लिए बनाया जाता और पूरी दुनिया में कोई भी कानून है इंसानी हकूक के लिए बनाया जाता है, इंसान की। है। यहाँ हमारे ऊपर जी बेसिकली 25,000 पेनल्टी हो जाएगी, तो ये क्या है? बंदों को बाउंड किया जा रहा है। पेनल्टी इज अ काइंड, पीनल प्रोविजन जो होती है ना, ये डेटरेंस के लिए नहीं होती, ये उसको इस्लाह के लिए होती है, इस्लाह के लिए होती है। आप उसको रिकवरी मूड बना रहे हैं। इसी तरीके से अब ये जो आपने टावर का जिक्र किया, और भाई मेरी 5 करोड़ की जमीन ना होगी, मुझे आप 5 करोड़ की जुर्माना कर रहे हैं, ये जस्ट सिर्फ ब्लैकमेलिंग है ना, कि जो तुम्हें पैसे दिए जाने वो उठाओ और जगह खाली कर दो। भाई हमारे जैसे बंदे की उम्र ना गुजर जाती है घर बनाते हुए। शाहनवाज साहब, अगर आपको इख्तियार दिया जाए, आपको वजीर खजाना आप हों, आप इस बजट में कोई तब्दीली करना चाहें तो क्या करेंगे? देखें, जो आपने टैक्स एप्लीकेबल किए हैं, नए टैक्स, वो बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं उनके ऊपर लगाए हैं। आपको चाहिए कि जो डायरेक्ट टैक्स है ना, उनमें रिलीफ देना चाहिए। जो डायरेक्ट टैक्स में रिलीफ होगा वो आपकी पब्लिक तक पहुंचेगा रिलीफ, और उसी से महंगाई जो है ना वो कम होगी। आपने जो अपने लेवी वगैरह लगाए हुए हैं, एग्जाम्पशंस दी हुई हैं, एग्जाम्पशन बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पशन देने से जो टैक्स का बर्डन है ना वो दूसरी इंडस्ट्री के ऊपर पड़ता है, ना कि में रिलीफ मिलता है। इसलिए जो टैक्स का बर्डन है ना वो किसी एक के ऊपर नहीं होना चाहिए, वो इक्वली सब पे होना चाहिए। जिस तरह ये नई इंडस्ट्री ले आए या डिजिटल इंडस्ट्री, उसके ऊपर टैक्स आएगा, बाकियों से थोड़ा सा कम करके उधर से टैक्स इनको मिलेगा। सही। अच्छा यासर साहब, आप आखिर में ये बताएं, अगर इस बजट जो पेश किया है, अगर इसी को काबिल अमल बनाना है, इसी पर अमल करना है, यही पास करना है, तो आपकी तरजीह क्या होगी? सर ये देखें, बजट तो बड़ी मुश्किल से बनता है और हमारी मिनिस्ट्री ने बड़ी मेहनत करके बजट बनाया है, और ये हर साल इतनी ही मेहनत करते हैं जितनी इन्होंने इस बार मेहनत की है। इसके अंदर मैं प्रपोजल्स ये पेश कर सकता हूँ, इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स आनी चाहिए। फर्स्ट तो ये फिक्स टैक्स स्कीम के साथ एक इनकम डिक्लेरेशन एमनेस्टी आनी चाहिए, जिसमें बड़े ग्रुप्स को, फॉरेन एसेट्स को, ओवरसीज को और हमारे लोकल बिजनेसमैन को ये डिक्लेयर करना है, उनको फ्री हैंड दे देना चाहिए कि आप जितनी मर्जी इनकम डिक्लेयर कर दें। आपसे नहीं पूछा जाएगा, आप इतने % दे दें, आप नहीं, जितनी मर्जी इनकम डिक्लेयर कर दें, और एक रीजनेबल फिक्स रेट, वो आपका ओपनिंग बैलेंस होगा। सेकंड जो मैं प्रपोजल देना चाहूंगा, उसमें बाकायदा तौर पे बिजनेसमैनों के साथ ये डन किया जाए कि आप हमारी इतनी एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, हम आपको ये बेनिफिट्स देंगे। आप उसमें फुटवेयर इंडस्ट्री ले आए, आप अपनी फुटबॉल इंडस्ट्री ले आए, आप जो है क्या कहते हैं वुडिंग की इंडस्ट्री ले आए, हैंडीक्राफ्ट्स की इंडस्ट्री है बकायदा, उस पर आ जाएं, आप टेक्सटाइल सेक्टर में आ जाएं, इवन के आप जो हमारी जूट है हमारी बेसिकली, जो जिसे हम कहते हैं कपड़े की काइंड होती है, उसमें आ जाएं। हम बेसिकली जो एक और मैं बेसिकली मैं कंसल्टेंट भी हूँ उसका क्या कहते हैं जिनर एसोसिएशंस का, तो हमने एग्रीकल्चर पे बिल्कुल इग्नोर कर दिया है। हमने एग्रीकल्चर से जो रुई आती है, पुट्टी आती है, जो धागा बनता है, जो जिनर एसोसिएशंस हैं, धागे से पहले एक जिनर इंडस्ट्री होती है बकायदा तौर पे, हमने उसको टोटली इग्नोर किया। हमने उसकी बीज को जो सोयाबीन में घी में इस्तेमाल होता है, हमने उसको इग्नोर किया, उस पर टैक्स है। हमने कोई रिलीफ किसी इंडस्ट्री को देने की कोशिश नहीं की। हमने एक जर्नल फार्मूला बनाया कि जो बंदा बाहर है, मेरे जैसा बंदा बाहर जाता है, उसका कार्ड है, वो उसको टैक्स कम हो गया जी। अरे भाई क्या मसला है, वो टैक्स उसको चाहिए, वो टैक्स उसको चाहिए जो नीचे है। जिस बंदे की 500 मिलियन से ऊपर इनकम है, उसको हम सुपर टैक्स से रिलीफ दे रहे हैं। अरे भाई 500 मिलियन जिसने कमा लिया उससे 10% ही ले लो, जो 500 रुपया कमा रहा है उसको उससे टैक्स बचाओ, उससे 150 रुपये पेट्रोल में ना लो। तीसरा हमने ये रिलीफ दिया जी, हमने सैलरीज में बढ़ा दिया।
और भाई सैलरीज में आपने 2% 35 से 32% किया है, इनकम आपने इंक्रीज हमने 7% किया है, इन्फ्लेशन 24% है, अल्टीमेट तो 14% इंक्रीज इनकम कम हुई है। ये बेसिकली इकोनॉमी का रूल है कि अगर मेरा 10 रुपये इंक्रीज हो रहा है और 15 रुपये खर्चा हो गया है, तो एक्सपेंस बढ़ गया है, तो मेरी 5 रुपये इनकम कम हुई है, ना कि मेरी 10 रुपये इनकम बढ़ी है। तो ये डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं। आपने एक्सपोर्टर्स को रिलीफ दिया, वेरी गुड, आपने पहले उसको नॉर्मल इनकम में ले गए थे, उस पर थोड़ा सा रिलीफ देने की कोशिश की है। तो एक्सपोर्टर्स को बाकायदा तौर पे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में अगर रिलीफ दिया जाए, मेरी हर बार ये, मैं अगर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जाऊंगा या मैं FBR में जाऊंगा, तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होगी मैं इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी को कम करूंगा। व्हीकल पे भी कुछ टैक्स लगाया गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर बेसिकली IMF की रिक्वायरमेंट्स थी कि सारी जो टैक्स कंपनी गाड़ियां हैं उसको 17% कर दिया जाए। IMF की जो प्रपोजल थी उस पर गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर हम नहीं करेंगे। जो करोड़ की गाड़ी ले सकते हैं उसको फर्क तो कुछ नहीं पड़ता। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने चाहिए पाकिस्तान के अंदर, वो ठीक है। सेकंड, इसके अगेंस्ट एक और मजेदार बात ये हुई है कि जो 1000 सीसी या 2000 सीसी ऊपर जो गाड़ी है उसके ऊपर बकायदा टैक्स बढ़ गया है सर, वो टोकन टैक्स को डबल कर दिया है। आप अंदाजा लगाएंगे उसने जो हमारी जनरल गाड़ियां हैं, तो 20 साल बाद उन्होंने एक ह्यूज इंक्रीज लेके हैं। अभी जून के बाद जब टोकन लोग जमा कराएंगे उनको लग पता जाएगा कि ये मैं किस खाते पड़ गया हूँ। पहले ही 7-8 हज़ार रुपए का 10,000 रुपए का चलान बनता है, तो ये किधर जाएगी? हम प्रॉपर्टी टैक्स भी दें, हम प्रोफेशनल टैक्स भी दें, हम गाड़ियों के ऊपर टैक्स भी दें, हम इनकम के ऊपर भी टैक्स दें, हम सेल टैक्स भी दें, हम अपनी सेस टैक्स भी दें, हम पेट्रोल के ऊपर भी टैक्स दें। अभी गवर्नमेंट कह रही है मेरे पास 17,000 का बजट कंप्लीट नहीं होता। यासर अकरम कुरैशी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। शाहनवाज साहब, आपको बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमारे एक्सपर्ट की आपने गुफ्तगू सुनी। बजट तो आवाम की फलाह के लिए बनाए जाते हैं, इस मुल्क कौम की तरक्की के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन अगर उनकी सिमत दुरुस्त हो और आपका अमल दुरुस्त हो तो मुल्क भी तरक्की करता है, कौम भी तरक्की करती है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अवाम अफजल अयूबी के साथ।